हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका मम्मानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। ईसॉप, ESOP, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसे कई बार एम्प्लॉयज स्टॉक ओनरशिप प्लान भी कहते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर इसी टॉपिक पर बेस्ड है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विद मी। ईसॉप के तहत कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर परचेज करने का राइट देती है, जिसे यूज करके एम्प्लॉय कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं। इसमें कंपनी स्टाफ को मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पर शेयर ऑफर करती है। कंपनी अपने स्टाफ को लंबे पीरियड के लिए अपने साथ जोड़कर रखने के लिए इस प्लान को यूज करती है। इस प्लान के तहत एम्प्लॉय को शेयर परचेज करने का राइट दिया जाता है और इसके पर उन पर शेयर परचेज करने की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। यानी कि ये प्लान एम्प्लॉय के लिए ऑप्शनल है, किसी भी तरह से कंपल्सरी नहीं है। अच्छा, ईसॉप के तहत एम्प्लॉय को शेयर परचेज करने का जो राइट मिलता है उसे स्टॉक ऑप्शन कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल फ्यूचर में कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए किया जाता है। और ये शेयर स्टाफ कंसेशनल रेट पर या फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकता है। जनरली जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं वो ईसॉप का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। इसकी वजह ये है कि नया नया बिजनेस शुरू करते वक्त कंपनीज के पास अपने स्टाफ को सैलरी देने के लिए अप्रोप्रिएट फंड्स नहीं होते हैं। इसलिए वो कंपनसेशन पैकेज के रूप में अपने एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शन देती है। इंडिया में सबसे पहले आईटी कंपनी इन्फोसिस ने अपने एम्प्लॉयज को ईसॉप इशू किया था। उसने अपने सारे छोटे बड़े एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शन दिया था, जिससे कई छोटे एम्प्लॉय भी करोड़पति बन चुके हैं। अच्छा, ईसॉप स्वीट इक्विटी शेयर्स की कैटेगरी में आता है, लेकिन स्वीट इक्विटी शेयर्स की टर्म थोड़ी ज्यादा वाइडर है। अच्छा, कंपनी को ईसॉप जारी करने से पहले कुछ प्रेस्क्राइब कंडीशन फुलफिल करनी होती है, जिसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि कंपनी ईसॉप के तहत उसी कैटेगरी के शेयर्स इशू कर सकती है जो उसने ऑलरेडी इशू कर रखे हैं। किसी नई कैटेगरी के शेयर कंपनी ईसॉप में इशू नहीं कर सकती। दूसरी कंडीशन क्या है कि कंपनी को ईसॉप जारी करने से पहले अपने शेयर होल्डर से एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अप्रूवल लेनी होती है। यानी कि उसे कंपनी को एक जनरल मीटिंग बुलानी होती है, जिसमें जो जो वोटिंग पावर वाले 75% शेयर होल्डर हैं उनकी अप्रूवल जरूरी होती है। यानी कि ईसॉप जारी करने के लिए वोटिंग पावर वाले कम से कम 75% शेयर होल्डर एग्री होने चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज क्या है कि कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करने की 1 साल बाद ही ईसॉप जारी कर सकती है। यानी कि ईसॉप जारी करते वक्त कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करते हुए 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। कंपनी द्वारा जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है उसमें ईसॉप से रिलेटेड कंडीशंस को स्पेसिफाई किया जाता है। यानी कि ईसॉप के तहत कितने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं, उनकी करंट मार्केट प्राइस क्या है और किस प्राइस पर शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं और किस कैटेगरी के एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को ये शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं, ये सब इस रिजोल्यूशन में मेंशन होता है। नेक्स्ट क्या है कि अगर कंपनी के शेयर्स जो है वो ओपन मार्केट में लिस्टेड है तो कंपनी को ईसॉप से रिलेटेड सेबी की सारे गाइडलाइंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना होगा। अच्छा, अब देखते हैं ईसॉप की कुछ मेन टर्म्स कौन सी टर्म्स होती हैं। उसमें सबसे पहले आता है ग्रांट। ग्रांट यानी कि कंपनी द्वारा अपने एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शन देना, जिसका यूज करके स्टाफ जो है वो कंपनी के शेयर्स एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर परचेज कर सकता है। ये प्री डिटरमाइंड प्राइस या तो कंसेशनल रेट हो सकती है या फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकती है ना। कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट भी शेयर्स ऑफर कर सकती है। जनरली ये मार्केट वैल्यू से कम होती है।
अच्छा, नेक्स्ट आता है एलिजिबल एम्प्लॉय। एलिजिबल एम्प्लॉयज वो एम्प्लॉयज होते हैं जिन्हें कंपनी शेयर परचेज करने का राइट देती है, स्टॉक ऑप्शन देती है। लेकिन ये वो एम्प्लॉय होते हैं जो कि ईसॉप के तहत आने वाली मिनिमम कंडीशन ऑफ सर्विसेज को फुलफिल करते हैं, है ना। कई बार कंपनी ये कंडीशन लगा लेती है कि जो एम्प्लॉयज कंपनी में 5 साल काम कर चुके हैं, एटलीस्ट 5 साल पुराने कर्मचारी हैं, उन्हीं को ही ईसॉप के तहत शेयर इशू किए जाएंगे। तो अगर वो कंडीशंस एम्प्लॉय फुलफिल करता है तो ही वो ईसॉप के तहत एलिजिबल माना जाएगा। अच्छा, ग्रांट डेट, नेक्स्ट टर्म है ग्रांट डेट, है ना। ये हम ईसॉप के तहत यूज होने वाली कुछ टर्म्स देखते हैं। अच्छा, ग्रांट डेट। ग्रांट डेट वो डेट होती है जिस दिन एम्प्लॉय और कंपनी के बीच में ईसॉप से रिलेटेड एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट में कई चीजें तय की जाती हैं, जैसे नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे, उनका वेस्टिंग पीरियड क्या होगा, और उनका ऑफर प्राइस क्या रहेगा, मार्केट प्राइस क्या रहेगा। और अगर ये भी तय कर दिया जाता है कि अगर एम्प्लॉय इस वेस्टिंग पीरियड के दौरान कंपनी को छोड़ देता है तो वो स्टॉक ऑप्शन के लिए एलिजिबल होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कितने लेवल के लिए होगा, है ना। कई बार कंपनी तय कर लेती है कि अगर एम्प्लॉय 2 साल बाद उस कंपनी को छोड़ देता है तो वो 30% स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए एलिजिबल होगा। यानी जो भी कुछ कंडीशन है वो सारी उस एग्रीमेंट में तय कर दी जाती है, और ये एग्रीमेंट जिस दिन होता है वो क्या कहलाती है, ग्रांट डेट कहलाती है। नेक्स्ट है वेस्टिंग। वेस्टिंग वो प्रोसेस है जिसके तहत कंपनी द्वारा एम्प्लॉयज को शेयर्स के लिए अप्लाई करने का राइट दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है वेस्टिंग डेट। ये वो डेट है जिस दिन एम्प्लॉय एंटाइटल हो जाता है स्टॉक ऑप्शन के तहत मिले हुए राइट को यूज करने की, है ना। कौन सा राइट मिलता है, कंपनी के शेयर्स में अप्लाई करने का जो राइट मिलता है उसे यूज करने के लिए जिस डेट को वो एंटाइटल हो जाता है वो कहलाती है वेस्टिंग डेट। वो एंटाइटल कब होता है, जो वो कंपनी द्वारा ईसॉप के तहत प्रिस्क्राइब जो कंडीशन तय की गई है उनको फुलफिल कर लेता है, या उस टाइम पीरियड के लिए कंपनी में बना रहता है जो पीरियड कंपनी द्वारा डिसाइड किया गया, वो डेट कहलाती है वेस्टिंग डेट। नेक्स्ट है वेस्टिंग पीरियड। इसे अगर हम सीधे सीधे शब्दों में समझें तो ग्रांट डेट और वेस्टिंग डेट के बीच की जो ड्यूरेशन है वो क्या कहलाती है, वेस्टिंग पीरियड। यानी कि जिस डेट को कंपनी और एम्प्लॉयज के बीच में ईसॉप का एग्रीमेंट हुआ है वो, और जिस डेट को एम्प्लॉय एंटाइटल हो जाता है अपने राइट को यूज करने के लिए, उन दोनों के बीच का जो पीरियड है वो क्या कहलाता है, वेस्टिंग पीरियड कहलाता है। कब एलिजिबल हो जाता है वो, जब वो सारी ईसॉप की कंडीशन को फुलफिल कर देता है। अच्छा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज माना एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन के तहत मिले हुए राइट को यूज करके शेयर्स के लिए अप्लाई करना एक्सरसाइज कहलाता है ना। यानी कि स्टॉक ऑप्शन, अपने स्टॉक ऑप्शन को शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई करना एक्सरसाइज कहलाता है। ऐसा वो कब कर सकता है, जब उसने ईसॉप की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर दिया है। एक्सरसाइज प्राइस, ये वो प्राइस है जिस प्राइस पर ईसॉप के तहत एक एम्प्लॉय कंपनी के शेयर परचेज कर सकता है या कंपनी के शेयर हासिल कर सकता है। ये प्राइस प्री डिटरमाइंड रहता है। किस वक्त डिटरमाइन कर दिया जाता है, ये ग्रांटिंग के वक्त ही डिटरमाइन कर दिया जाता है। यानी जब कंपनी द्वारा एम्प्लॉय को शेयर ऑफर किए जाते हैं उसी वक्त ही इनका प्राइस भी, एक्सरसाइज प्राइस भी डिसाइड कर लिया जाता है। ये प्राइस कंसेशनल होता है, यानी कि जनरली ये कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पर कम प्राइस होता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज पीरियड। कंपनी द्वारा एम्प्लॉय को ईसॉप के तहत शेयर्स अप्लाई करने के लिए एक टाइम पीरियड दिया जाता है। ये टाइम पीरियड क्या कहलाता है, एक्सरसाइज पीरियड कहलाता है। इसी टाइम पीरियड के दौरान ही एम्प्लॉय जो है वो शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है।
अच्छा, ये टाइम पीरियड भी प्री डिटरमाइंड होता है। किस वक्त डिटरमाइन कर दिया जाता है? ये ग्रांटिंग के वक्त ही डिटरमाइन कर दिया जाता है। जिस दिन कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट होता है, उसी एग्रीमेंट में भी ये एक्सरसाइज पीरियड भी डिसाइड कर दिया जाता है। इस एक्सरसाइज पीरियड की जो लास्ट डेट होती है वो क्या कहलाती है? एक्सपायरेशन डेट। एक्सपायरेशन डेट कहलाती है, यानी इस डेट के बाद एम्प्लॉय को अपने शेयर्स को अपने स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करने का जो राइट होता है वो राइट लैप्स भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आती है नेक्स्ट टर्म, वैल्यू ऑफ ऑप्शन। वैल्यू ऑफ ऑप्शन वो डिफरेंस है जो ऑफर्ड शेयर की मार्केट प्राइस और जिस प्राइस पर एम्प्लॉय को शेयर इशू किए जा रहे हैं उनके बीच होता है ना। तो ये डिफरेंस ही एम्प्लॉय के लिए क्या होता है? एक्चुअल बेनिफिट होता है। यानी कि कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू तो ज्यादा है लेकिन उसको शेयर्स कम प्राइस पर मिल रहे हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही एम्प्लॉय के लिए एक्चुअल बेनिफिट है। और जनरली ये वैल्यू ऑफ ऑप्शन ही टैक्सेबल होता है एम्प्लॉय के लिए, इसी पर टैक्स डिसाइड होता है। इस ईसॉप के प्रोसेस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी है ABC लिमिटेड जो अपने ईसॉप इशू करती है कि जिन एम्प्लॉयज को 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं कंपनी में, उन्हें 100 शेयर्स का ऑप्शन, कंपनी के 100 शेयर्स परचेज करने का ऑप्शन दिया जाता है। किस प्राइस पर? 1000 रुपीज पर शेयर की प्राइस पर शेयर परचेज करने का ऑप्शन दिया जाता है। अब इसमें क्या क्या टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। अब ये जो ऑप्शन दिया गया है वो क्या कहलाता है? ग्रांट कहलाता है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें मान लीजिए 10 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिन्होंने कि 5 ईयर कंप्लीट कर दिए कंपनी में, तो ये 10 एम्प्लॉयज क्या कहलाएंगे? एलिजिबल एम्प्लॉयज, जिन्हें ये ग्रांट दी जा रही है, ऑफर दिया जा रहा है। अच्छा, मान लीजिए कंपनी ने 1 जनवरी 2020 को ये ऑफर दिया है ना एम्प्लॉयज को। किस डेट को ऑफर दिया है? 1 जनवरी 2020 को ये ऑफर दिया है, ये एग्रीमेंट किया है। तो ये डेट क्या कहलाएगी? ग्रांट डेट, जिस दिन कंपनी ऑफर दे रही है और इस दिन एग्रीमेंट होगा उन दोनों के बीच में। अच्छा, कंपनी ने ये कहा है कि 3 साल आफ्टर 3 इयर्स वो अपने राइट को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये 1 जनवरी 2023 को ये एम्प्लॉय एलिजिबल हो जाएंगे अपने स्टॉक ऑप्शन को शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो डेट है वो क्या कहलाएगी? वेस्टिंग डेट कहलाएगी ना, जिस डेट को एम्प्लॉयज एलिजिबल हो जाएंगे। और इन दोनों के बीच का जो पीरियड है वो 3 इयर्स का पीरियड क्या कहलाएगा? वेस्टिंग पीरियड कहलाएगा। अच्छा, अब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स में अप्लाई करने के लिए यानी एक्सरसाइज करने के लिए भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड देती है। मान लीजिए यहाँ कंपनी ने 1 मंथ का टाइम दिया है शेयर्स में अप्लाई करने के लिए, तो ये 31 जनवरी 2023 क्या कहलाएगी? एक्सपायरेशन डेट कहलाएगी। अच्छा, इसके बीच का जो ये टाइम पीरियड है 1 मंथ, ये क्या कहलाएगा? एक्सरसाइज पीरियड कहलाएगा। यानी कि एम्प्लॉय 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 के बीच में ही अपने ऑप्शन को यूज कर सकता है, शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 1000 रुपीज एक्सरसाइज प्राइस है, जो कि प्री डिटरमाइंड होती है, ग्रांट वाले दिन ही ये डिटरमाइन कर दिया जाता है। अच्छा, अब इसकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू कितनी है? शेयर्स की 5000 रुपीज मार्केट वैल्यू है, लेकिन एम्प्लॉइज को ये शेयर्स कितने में मिल रहे हैं? 1000 रुपीज पे मिल रहे हैं। तो 4000 रुपीज इनका क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ ऑप्शन। यानी इस ईसॉप के तहत एक एम्प्लॉय को कितने का फायदा हो रहा है? एक शेयर पे 4000 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है। तो 4000 अगर वो 100 शेयर मान लीजिए सभी एम्प्लॉयज ऑफर इस उसको एक्सरसाइज को नहीं करते हैं, 98 एम्प्लॉयज ने ही अपने ऑप्शन को यूज किया है। तो 98 एम्प्लॉयज ने जो शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? एक्सरसाइज कहा जाएगा। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि कई बार शेयर्स की वैल्यू कम हो जाती है, शेयर्स ऑफर किए गए हैं 1000 रुपीज पे और अभी मार्केट प्राइस कितनी है कंपनी के शेयर्स की? 500।
तो एम्प्लॉयज को ये राइट है कि वो शेयर्स के लिए अपने इस स्टॉक ऑप्शन को यूज ना करें। तो ये प्लान जो है एम्प्लॉयज के लिए क्या है, पूरी तरह से ऑप्शनल है, किसी भी तरह की उनके पास कोई बाउंडेशन नहीं है। एम्प्लॉयज चाहें तो इस स्टॉक ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं और चाहें तो नहीं ऑप्ट कर सकते। चलते चलते हम ये देख लेते हैं कि ईसॉप से एम्प्लॉयज यानी स्टाफ को और एम्प्लॉयर यानी कंपनी को क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज यानी स्टाफ को ईसॉप से क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहला तो ये है कि कंपनी की ग्रोथ से एम्प्लॉयज को डायरेक्ट बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें डिविडेंड में शेयर मिलता है और कंपनी की ओनरशिप में भी शेयर मिलता है। तो इससे अगर कंपनी की ग्रोथ बढ़ती है तो एम्प्लॉयज की इनकम भी बढ़ती है, अदरवाइज उन्हें खाली सैलरी से ही सेटिस्फाई होना पड़ता था। दूसरा ये है कि कई एम्प्लॉयज जो है वो ईसॉप की हेल्प से मिलेनियर बन गए, जिसमें गूगल, पेटीएम और इन्फोसिस आदि कंपनीज का नाम आता है। क्यों? क्योंकि उन्हें जो ईसॉप के तहत शेयर्स ऑफर किए गए थे वो बहुत ही कम प्राइस में मिले थे, और लेकिन इन शेयर्स की मार्केट वैल्यू में बहुत ज्यादा बूम आया था। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि 2019 में आईटी कंपनी इन्फोसिस ने अपने एम्प्लॉयज को 5 करोड़ रुपीस के शेयर ईसॉप के तहत ऑफर किए गए थे, जिससे ये कंपनी इंडिया में इस तरह का ह्यूज ऑफर देने वाली फर्स्ट कंपनी बन गई। अब हम देखते हैं कि ईसॉप से एम्प्लॉयर यानी कंपनी को क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि ईसॉप की हेल्प से एक कंपनी अपने अच्छे एम्प्लॉयज को लंबे पीरियड के लिए अपने साथ जोड़कर रख सकती है। दूसरा ये है कि क्योंकि ईसॉप में एम्प्लॉय को कंपनी की ओनरशिप में शेयर मिलता है, इसलिए वो कंपनी में मन लगाकर काम करते हैं और अपनी 100% कैपेसिटी कंपनी को देते हैं, जिससे कंपनी की ग्रोथ नेचुरली अच्छी होती है। अच्छा, इसके बाद है कि ये ईसॉप जो है वो कंपनी के एम्प्लॉयज को रेम्यूनरेट करने का एक अच्छा मेथड है, जिससे अच्छे एम्प्लॉयज का कंपनी से माइग्रेशन रुक जाता है और वो कंपनी में ही बने रहते हैं। स्टार्टअप कंपनीज के लिए भी ईसॉप बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते वक्त उनके पास अच्छे एम्प्लॉयज को हायर सैलरी देने के लिए फंड्स नहीं होते, इसलिए वो कंपनसेशन पैकेज के रूप में ईसॉप के तहत एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शन देती। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, ईसॉप यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। आगे आने वाले लेक्चर में हम रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप देखते रहें क्लास विद मी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट।